खबर आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात कैंसिल हो गई है। दरअसल तिहाड़ जेल प्रशासन ने मुलाकात को कैंसिल किया है। जेल में होनी थी अरविंद और सुनीता केजरीवाल की मुलाकात और आज ही होनी थी इन दोनों की मुलाकात, लेकिन अब देखिए किस तरीके से जेल प्रशासन की तरफ से इस मुलाकात को कैंसिल किया गया है। लेकिन इसके पीछे की क्या वजह है ये सामने आएगा। लेकिन अब एक बात तो क्लियर है कि आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने से पीछे नहीं हटेगी, क्योंकि आप देखिए जो आम आदमी पार्टी के बड़े नेता हैं, संजय सिंह की अगर हम बात कर लें, हम आतिशी की बात कर लें, उनकी तरफ से लगातार मीडिया के सामने बयान दिया गया कि अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल में प्रताड़ित किया जा रहा है। उनके साथ जो बर्ताव किया जा रहा है ऐसा लग रहा है कि कोई आतंकी हो, ऐसा बर्ताव उनके साथ किया जा रहा है। उनको लोगों से मिलने नहीं दिया जाता, बीच में शीशे की दीवार होती है और जो उनके साथ बर्ताव किया जा रहा है वो बहुत गलत है। दिल्ली की जनता इसका बदला लेगी। अब जब ये मुलाकात होनी थी सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की, इसको कैंसिल जेल प्रशासन की तरफ से किया गया। लेकिन इसके पीछे का क्या कारण था ये अभी क्लियर नहीं हो पाया है। लेकिन जाहिर सी बात है, एक बार फिर से आम आदमी पार्टी इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश करती हुई नजर आएगी। तो देखिए, हालांकि जेल प्रशासन ने इसकी वजह फिलहाल नहीं बताई है, लेकिन अब आम आदमी पार्टी लगातार हमलावर है। आपने देखा होगा बीते दिन भी कैसे आम आदमी पार्टी की तरफ से प्रदर्शन किया गया था। खुद सुनीता केजरीवाल उस प्रदर्शन में भी शामिल थी। और अब ये बड़ी जानकारी है कि आम आदमी पार्टी ने कहा है कि ये हमें बताया जाए कि वजह आखिर क्या है कि क्यों सुनीता केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल की मुलाकात नहीं होने दी जा रही है। आपको बता दें कि आतिशी का सोमवार को अरविंद केजरीवाल से मिलने का कार्यक्रम, और यही नहीं, पंजाब के सीएम भगवंत मान का भी मंगलवार को दिल्ली में मुलाकात का कार्यक्रम है। भगवंत मान की ये तिहाड़ जेल में दूसरी मुलाकात होगी। आपको इसके पहले याद होगा पहले मुलाकात हो चुकी है अरविंद केजरीवाल के भगवंत मान की। हालांकि अब जब सुनीता केजरीवाल का मुलाकात ये कैंसिल हुई है, तब से लगातार आम आदमी पार्टी हमलावर है और कहा जा रहा है कि आप हमें कारण बताइए कि आखिर आप किस कारण की वजह से हमें मिलने नहीं दे रहे। आपको याद होगा 21 मार्च को अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और अब 7 मई तक फिलहाल न्यायिक हिरासत में अरविंद केजरीवाल हैं। आज दोनों की मुलाकात होनी थी, लेकिन फिलहाल ये मुलाकात तिहाड़ जेल प्रशासन ने अनुमति इसकी नहीं दी है और लगातार अब आम आदमी पार्टी हमलावर है और आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी इसको लेकर लगातार चल रही है और आरोप लगाया जा रहा है कि हमें मुलाकात नहीं करने दिया जा रहा है। और देखिए पलक, क्योंकि अब राजनीति तो होना तय है इस पूरे मामले में। अगर देखेंगे जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से सुनीता केजरीवाल ऐसा लग रहा है कि लीड करती हुई नजर आ रही हैं। वो तमाम रैलियों में जाती हैं, जनता के बीच ही मैसेज देने की कोशिश की जाती है कि अरविंद केजरीवाल के साथ जो जेल में हो रहा है वो सही व्यवहार नहीं हो रहा है। लोगों से कहीं ना कहीं भावनात्मक तौर पर जुड़ने की वो कोशिश कर रही हैं। और अब ऐसे में क्योंकि अगर मिलने की इजाजत नहीं दी जाती, पत्नी है सुनीता केजरीवाल से ये खबर है कि क्योंकि आतिशी का भी मुलाकात का कार्यक्रम है, भगवंत मान की मुलाकात का कार्यक्रम है, तो जेल नियमावली कहती है कि आप एक बार में आप 2 लोगों से मिल सकते हैं। तो इसमें अब ये कहा जा रहा है कि इन दोनों की मुलाकात के बाद, तिहाड़ सूत्रों का ये कहना है कि आतिशी की मुलाकात के बाद, इसके बाद क्योंकि भगवंत मान की भी मुलाकात होनी है, तो इन दोनों मुलाकात के बाद फिर सुनीता केजरीवाल को मिलने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन लगातार इसमें जो है आम आदमी पार्टी हमलावर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा गया है जेल नियम के मुताबिक एक बार में 2 लोगों से आप मुलाकात कर सकते हैं और एक हफ्ते में अधिकतम आप 4 लोगों से मिल सकते हैं। आम आदमी पार्टी का ये कहना है। तो कुल मिलाकर तिहाड़ जेल प्रशासन और आम आदमी पार्टी दोनों फिलहाल आमने सामने हैं। अब चलिए आगे बढ़ेंगे। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। यूपी के सीतापुर में पुलिस ने किया है केस दर्ज। न सिर्फ आकाश आनंद बल्कि उनके साथ साथ कुल 5 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। हिंसा भड़काने के मामले में केस दर्ज हुआ है। सभी 5 लोगों पर आचार संहिता उल्लंघन के मामले में केस दर्ज हुआ है। धारा 171C, 153B, 188 समेत कई धाराओं में केस दर्ज हुआ है। तो ये बड़ी जानकारी है। बीएसपी नेता आकाश आनंद से जुड़ी हुई, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है क्योंकि फिलहाल आचार संहिता जारी है और ऐसे में आचार संहिता उल्लंघन करने को लेकर ये केस दर्ज हुआ है। और इस पर क्या कुछ पुलिस की प्रतिक्रिया आई है, सुनते हैं। थाना कोतवाली नगर जनपद सीतापुर के अंतर्गत आज एक राजनीतिक दल के द्वारा एक चुनावी रैली की अनुमति ली गई थी। इस रैली में इस राजनीतिक दल के वक्ता श्री आकाश आनंद, उम्मीदवार महेंद्र सिंह यादव, श्याम अवस्थी, अंशय कालरा तथा रैली के आयोजक श्री विकास राजवंशी इत्यादि रैली में उपस्थित थे। रैली में वक्ता के द्वारा आम जनमानस में हिंसा भड़काने की कोशिश करते हुए, असंसदीय भाषा का प्रयोग करते हुए वक्तव्य किया गया, जिसके आधार पर आचार संहिता के उल्लंघन का एक मामला पंजीकृत किया गया है।
आगे बढ़ते हैं और देखिए, आगे बढ़ने से पहले लगातार हम आपको बता रहे हैं कि बीएसपी नेता आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज हुआ है और लगातार हमने आपको बताया भी कि किस तरह से आचार संहिता उल्लंघन को लेकर मामले दर्ज किए गए और कौन कौन सी धारा के तहत इस पूरे मामले को लेकर पुलिस सब एक्शन मोड में फिलहाल नजर आ रही है। हमने आपको सुनाया कि पुलिस अधिकारी आखिर इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहते हुए नजर आए, लेकिन सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया और उत्तर प्रदेश के सीतापुर में पुलिस ने फिलहाल केस दर्ज किया है। मुझे लग रहा है आपके अखबार में कोई बिल्कुल, देखिए आकाश आनंद पर हिंसा भड़काने का केस और अखबारों में भी इसका जिक्र हिंदुस्तान इस वक्त मेरे पास, और बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर और स्टार प्रचारक आकाश आनंद समेत 35 लोगों पर हिंसा भड़काने के वक्तव्य दिए जाने और आचार संहिता के उल्लंघन समेत कई गंभीर धाराओं में कोतवाली नगर में एफआईआर दर्ज की गई है। और पुलिस अधीक्षक की तरफ से ये जानकारी कि राजा कॉलेज मैदान में बसपा की रैली की अनुमति दी गई थी और इसमें आकाश आनंद प्रमुख वक्ता थे। उन्होंने अपने वक्तव्य में एक विशेष राजनीतिक दल को लेकर गंभीर टिप्पणी की है और इससे हिंसा फैलने की आशंका पैदा हो गई है। और देखिए, एक ये भी जानकारी, आकाश आनंद सबसे पढ़े लिखे नेताओं में से एक है, लेकिन एक गंभीर आरोप उन पर, साथ ही साथ ये पूरी जानकारी पुलिस अधीक्षक की तरफ से भी दी गई है। महिमा, बिल्कुल, खबरों में आगे बढ़ते हैं और देखिए अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं जो कि कल चर्चा का विषय रही, उथल पुथल और दिल्ली कांग्रेस पर संकट के बादल। दिल्ली में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। कहा, मुझे किसी को अपॉइंट करने का अधिकार भी नहीं है। नाराज नजर आ रहे थे क्योंकि दैनिक भास्कर इस वक्त मेरे पास है हेडलाइन, अरविंदर सिंह लवली का दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा। लेकिन सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले को लेकर इसमें यह भी जानकारी दी गई है कि लवली के इस्तीफे से नाराज कांग्रेस के हाईकमान ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया को भी तलब किया और बताया जा रहा है कि बावरिया एआईसीसी मुख्यालय भी पहुंचे थे और दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री राजकुमार चौहान ने भी कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से बावरिया के इस्तीफे की मांग फिलहाल की थी। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस संगठन केसी वेणुगोपाल को अरविंदर सिंह लवली से बात करके इस पूरे मामले का हल निकालने के लिए कहा था। हालांकि हमने बाद में देखा कि पार्टी आलाकमान ने लवली का इस्तीफा बाद में स्वीकार कर लिया। सुबह मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा देते हुए वो नजर आए थे और सबसे पहले भाट24 ने ही आपको बड़ी खबर के तौर पर इस खबर को लेकर जानकारी दी थी। आम आदमी पार्टी के साथ दिल्ली में गठबंधन और बाहरी लोगों को टिकट दिए जाने पर सवाल खड़े किए गए थे और इस पत्र के बाद कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी एकजुट होकर कन्हैया कुमार की उम्मीदवारी का विरोध करने सड़कों पर उतर गए और बताया गया कि अरविंदर सिंह लवली ने केवल प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है, पार्टी से नहीं। इस तरह की बातें। बिल्कुल, तो देखिए बाहरियों को टिकट और कांग्रेस पे बगावत और कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफे के बाद अरविंदर सिंह लवली का बयान भी सामने आया। मैं किसी और पार्टी में नहीं जा रहा हूं, लवली ने ये क्लियर किया और कहा कि मैंने अपने मन की पीड़ा जाहिर की है, टिकट की वजह से इस्तीफा नहीं दिया है। देखिए तमाम बड़ी बातों का जिक्र करते हुए नजर आए। 4 पन्नों का उन्होंने जो इस्तीफा लिखा था उसमें उन्होंने तमाम बड़ी बातों का जिक्र किया। अखबारों में भी इसका जिक्र है, वो बताऊंगी, लेकिन देखिए जब पत्रकार से बातचीत कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि अपने मन की पीड़ा पत्र में पार्टी अध्यक्ष को भेज दी है और ये जो अफवाह फैलाई जा रही कि टिकट नहीं मिलने के चलते मैंने इस्तीफा भेजा है तो ये गलत है। साथ ही उन्होंने कहा कि मैंने खुद मीडिया के समक्ष तीनों प्रत्याशियों का परिचय कराया था। लवली ने कहा कि मुझे पीड़ा उन उसूलों को लेकर है जिसे लेकर लड़ता रहा हूं। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। लड़ाई हम पिछले 7-8 साल से लड़ते रहे हैं। मैं खुद दिल्ली का शिक्षा मंत्री रहा हूं और हमारे उम्मीदवार उस भ्रांति को तोड़ने की, उस वास्तविकता को तोड़ने की बात करें। शीला दीक्षित जी की सरकार में जो काम हुए थे उसकी बजाय ये कहें, हमारा स्टैंड जरूर ये था कि हम लोग मिलके चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कभी कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के वर्कर्स ने ये नहीं कहा था कि हम जो है क्लीन चिट दे रहे हैं या हम लोग जो है स्कूल्स और हॉस्पिटल खोलने का क्रेडिट दे रहे हैं, जो कि वास्तविकता से कहीं दूर है। तो असूलों की और जो कांग्रेस का कार्यकर्ता दिल से महसूस करता है उस पीड़ा को मेंशन करते हुए मैंने जो है अपना इस्तीफा भेजा है और मैंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा भेजा है। तो अरविंदर सिंह लवली को आपने सुना, उनकी तरफ से बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। उन्होंने कहा कि जो पद से इस्तीफा मैंने दिया वो मैंने अपने लिए नहीं दिया है, कार्यकर्ताओं के लिए दिया है, उन समर्थकों के लिए दिया है जो नाराज हैं, क्योंकि बाहरी बनाम भीतरी की लड़ाई भी है। और ऐसे में कन्हैया कुमार को लेकर जिस तरीके से उतारा गया है, मैदान में टिकट दिया गया है, उसको लेकर नाराजगी सामने आई। ये भी कहा गया था अरविंदर सिंह लवली की तरफ से कि देखिए
आम आदमी पार्टी कभी कांग्रेस पार्टी पर तमाम आरोप लगाती थी, भ्रष्टाचारी पार्टी कहती थी, और आज उसी के साथ जब गठबंधन हुआ है इंडियन अलायंस के तहत 3 सीटें कांग्रेस के खाते में गई है, 4 आम आदमी पार्टी के खाते में गई है, लेकिन जो पार्टी के वो कार्यकर्ता जो जमीनी स्तर पर काम करते हैं वो नाखुश हैं। आगे बढ़ते आपको बता दें कि किस तरीके से दरअसल आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगी है। इलेक्शन कमीशन ने आपके कैंपेन सॉन्ग पर रोक लगा दी है। आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया गया जिस पर इलेक्शन कमीशन ने रोक लगा दी है। मुझे लग रहा है कि पलक कुछ कहना चाह रहे हैं। बिल्कुल, दरअसल आयोग ने कहा है कि आपको आम आदमी पार्टी को अपने गाने में संशोधन करने को कहा गया है, क्योंकि ये आयोग के दिशा निर्देशों और विज्ञापन संहिता का उल्लंघन करता है। क्योंकि आपको याद होगा जब इलेक्शन की डेट सामने आई थी, इलेक्शन कमीशन की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी और उस दौरान आचार संहिता कैसी क्या होनी चाहिए, आचार संहिता के दौरान आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, बाकायदा एक पूरी गाइडलाइंस यहाँ पर उनकी तरफ से जारी की गई थी, दिशा निर्देश एक पूरे तरीके से जारी किए गए थे, विज्ञापन संहिता का वहाँ पर उसमें जिक्र किया गया था। तो आयोग का कहना है कि आपको अपने कैंपेन सॉन्ग में बदलाव करना होगा। दरअसल आप आम आदमी पार्टी के जो नेता उन्होंने तमाम आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि जो कैंपेन सॉन्ग लॉन्च हुआ है वो जेल के जवाब में हमें वोट देंगे, इस गाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसमें हालांकि आयोग का कहना है कि हमने प्रतिबंध नहीं लगाया, हमने संशोधन करने को कहा है। और चलिए अब आगे बढ़ेंगे, एक और खबर आपको बताएंगे। असम सीएम हिमंता का एक अलग अंदाज देखने को मिला। कोकराझार में रोड शो था, रोड शो के दौरान डांस करते हुए वो नजर आए। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। हालांकि आपने इसके पहले भी इस तरीके की तस्वीरें देखी होंगी। जब जब असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ऐसी जनसभाओं में जाते हैं तो वहां पर वो झूमते हुए जो पार्टी के गानों पर डांस करते हुए नजर आते हैं। कुछ यही तस्वीर आप देख सकते हैं, कोकराझार की तस्वीरें हैं जब रोड शो वहां पर किया जा रहा था और बाकायदा वहां पर जनता के साथ वो भी झूमते हुए यहां पर नजर आ रहे हैं। बीजेपी के जितने भी दिग्गज है इस वक्त बैक टू बैक रैलियों में लगे हुए हैं, जनसभाओं में लगे हुए हैं, रोड शो में लगे हुए हैं और ऐसे में देखिए कैसे पूरी जनता के साथ वो झूमते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए आप देखिए भारी बारिश यहाँ पर हो रही है। आज जो वहाँ के लोग हैं वो पॉलिथीन लेकर पहुंचे हुए, छाते लेकर पहुंचे हुए, लेकिन जोश में किसी तरीके की कोई भी कमी आप यहाँ पर नहीं देख पाएंगे। ना सिर्फ सीएम के बल्कि जो स्थानीय जनता है वो भी वहाँ पर पहुंची हुई है और सीएम का पूरा साथ यहाँ पर देती हुई नजर आ रही है। झूमते हुए ये लोग गाने पर नजर आ रहे हैं। कोकराझार की तस्वीरें, रोड शो था दरअसल यहाँ पर और रोड शो के दौरान की ये तस्वीरें हैं। रोड शो के दौरान डांस करते हुए नजर आ रहे हैं हिमंता बिस्वा शर्मा। तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का ये अलग अंदाज जो कि दिखाता है कि कैसे वो आम लोगों के बीच में जाकर घुल मिल जाते हैं और इसीलिए प्रदेश की जो जनता है वो हिमंता बिस्वा शर्मा को काफ़ी ज़्यादा पसंद भी करती है। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, कोकराझार से ही बारिश हो रही है और सभी लोग थिरकते हुए इस बारिश में नजर आए। अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल से सीएम ममता बनर्जी का एक अलग ही अंदाज नजर आया। मालदा में चुनाव प्रचार के दौरान वो भी थिरकती हुई नजर आई। इससे पहले भी हमने आपको कल भी तस्वीर दिखाई थी जहां पर मंच से आपने देखा कि स्थानीय जो कलाकार थे उनके साथ मंच पर डांस कर रही थी ममता बनर्जी। एक बार फिर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई और अमूमन हमने सोशल मीडिया पर भी देखा है कि ममता बनर्जी की इस तरह की जो तस्वीरें हैं लगातार वायरल होती है और एक बार फिर से यहाँ पर ममता बनर्जी को आप देख पा रहे हैं, उनके साथ स्थानीय कलाकार जो कि महिलाएं हैं मंच पर जब वो नृत्य कर रहे थे तो ममता बनर्जी ने भी उनको ज्वाइन किया, उनके साथ वो भी नृत्य करते हुए नजर आईं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो स्थानीय कलाकार हैं, जो महिलाएं हैं, वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रही हैं क्योंकि प्रदेश की जो मुखिया हैं ममता बनर्जी वो उनके साथ जो संस्कृति है उसको बढ़ावा देते हुए कह सकते हैं कि नृत्य करते हुए नजर आई। प्रचार के दौरान वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रस्तुति दी जा रही थी जिसके दौरान ममता बनर्जी ने इन सभी महिलाओं को फिलहाल ज्वाइन किया। इसलिए ममता बनर्जी का एक अलग अंदाज देखने को मिला है। कल भी कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थी, वो भी हमने आपको दिखाई थी और आज एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं ममता बनर्जी की ये तस्वीरें, जिसको लेकर के जो लोग हैं आसपास में वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आए, लेकिन ये महिलाएं सबसे ज़्यादा खुश। बिल्कुल, तो चुनाव प्रचार के रंग में देखिए किस तरह से तमाम जो दिग्गज है वो रंगे हुए नजर आ रहे हैं। बढ़ते खबरों में आके घर घर पहुंच रही राजनीतिक पार्टियां महिला मतदाताओं की सुध ले रही, वादों के सारे किला फतह की आस है। तो देखिए किस तरह से अब जो वोट परसेंटेज है और तमाम दल अपने अपने वोट परसेंटेज बढ़ाने के लिए और सीट बढ़ाने के लिए अब महिलाओं को भी साधने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। आधी आबादी के बीच में भी पहुंच रहे हैं और घर घर पहुंच रही राजनीतिक पार्टियां वादों के सहारे किला फतह की आस है।
बिल्कुल, क्योंकि आबादी की जब हम बात करते हैं और महिला शक्ति की जब हम बात करते हैं तो देखिए किस तरीके से कहा जाता है कि महिलाएं जिस तरह वोट करते हैं, जाहिर सी बात है जीत उस पार्टी की हो जाती है और ये नजर भी आता है। इसीलिए आधी आबादी को साधने की पूरी कोशिश करते हुए हर राजनीतिक दल नजर आते हैं, जैसे रंजना बता भी रही थी। तो देखिए, नहीं रहे हिंदी मिलाप के संपादक विनय वीर, आपको बता दें कि 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता को बढ़ावा देने के लिए उनको जाना जाता था। ये दुखद खबर कि अब वो हमारे बीच नहीं है। 72 साल की उम्र में उन्होंने अंतिम सांस ली। और अब आगे बढ़ेंगे महादेव सट्टेबाजी ऐप का ये पूरा मामला, जिसमें एक्टर साहिल खान को कोर्ट में पेश किया गया। साहिल खान को 1 मई तक पुलिस कस्टडी में फिलहाल भेज दिया गया है। साहिल खान पर बैटिंग साइट चलाने और प्रमोट करने का आरोप है। हालांकि इसमें कई सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ चुके हैं। अब एक नाम और इस लिस्ट में ऐड हो गया है साहिल खान का। उनकी अब मुश्किलें फिलहाल बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि 1000 करोड़ों के यहाँ पर फर्जी मामला जो उन पर दर्ज किया गया है। साहिल खान को अब 1 मई तक फिलहाल पुलिस कस्टडी में भेज दिया है। उनसे पूछताछ होगी, क्योंकि साहिल पर बैटिंग साइट चलाने का और प्रमोट करने का आरोप है। बिल्कुल, और देखिए पलक, इस वक्त अमर उजाला मेरे पास है, फ्रंट पेज पर ही हेडलाइन दी गई है। महादेव सट्टेबाजी ऐप मामले में अभिनेता साहिल गिरफ्तार, 15,000 करोड़ के घोटाले पर यह कार्रवाई हुई है। और देखिए, क्योंकि फरार भी साहिल चल रहे थे, उनको ढूंढा जा रहा था, लेकिन अब क्योंकि जब साहिल को छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया गया तो बॉम्बे हाई कोर्ट ने अभिनेता की अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। साहिल को शनिवार को छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से पकड़ा गया था। कल हमने आपको ये बड़ी खबर भी बताई थी, ब्रेकिंग न्यूज़ भी बताई थी। दरअसल सट्टेबाजी साइट चलाने और सट्टेबाजी गतिविधियों को बढ़ावा देने का आरोप साहिल पर है। और साहिल की तरफ से इस दौरान जब रिपोर्टर्स ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि उनको न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है और उनको पूरी ये उम्मीद है कि उनको न्याय मिलेगा। आगे बढ़ते हैं और अगली बड़ी खबर आपको बताते हैं। गुजरात एटीएस और एनसीबी का संयुक्त ऑपरेशन, 602 करोड़ कीमत का 90 किलोग्राम ड्रग्स जो है वो जब्त किया है। 14 पाकिस्तानियों को भी फिलहाल यहाँ पर टीम ने पकड़ लिया। तो खबर सामने आई जहाँ पर गुजरात एटीएस और एनसीबी का ये संयुक्त ऑपरेशन है। 14 पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया है। आपके पास बिल्कुल महिमा, देखिए, क्योंकि अमर उजाला में फ्रंट पेज पर ही इस खबर को जगह दी गई है, हेडलाइन दी गई है कि गुजरात तट से 602 करोड़ की ड्रग्स बरामद की गई है। 14 पाकिस्तानी जो हैं उन्हें गिरफ्तार किया गया। दरअसल श्रीलंका ले जाई जा रही थी मादक पदार्थ की खेप, और ऐसे में गुजरात के डीजीपी ने बताया कि मादक पदार्थ की खेप पाकिस्तान से श्रीलंका ले जाई जा रही थी। हमें गर्व है, एटीएस का नेटवर्क ऐसा है कि भले ही तस्करी की खेप भारत नहीं लाई जा रही हो, मगर हमारे जल मार्ग का इस्तेमाल हो रहा है, तो हमें इसकी भी सटीक जानकारी मिलती है। और ये भी बता दें कि पिछले महीने भी 400 करोड़ की ड्रग्स जब्त की गई थी। मार्च में भी पोरबंदर तट के पास अरब सागर में सुरक्षा एजेंसियों ने एक नाव से 400 करोड़ की ड्रग्स पकड़ी थी। नाव के पाकिस्तान के 6 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया था, लेकिन ये एटीएस की गिरफ्त में बरामद ड्रग्स के जो 7 पाकिस्तानी तस्कर हैं उनकी तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर है, आप देख सकते हैं। आपको ये भी बता दें कि भारतीय तटरक्षक बल यानी कि आईसीजी ने गुजरात तट के पास पाकिस्तानी नाव से 86 किलो नशीला पदार्थ जब्त किया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी अनुमानित कीमत 602 करोड़ रुपए है। नाव के चालक दल के सभी 14 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है और ये पाकिस्तान के बलूचिस्तान के रहने वाले बताए जा रहे हैं। सभी तस्करों को पोरबंदर लाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं बढ़ते खबरों में आगे और यूपी के उन्नाव की बात करते हैं, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया है। ट्रक और बस में जोरदार टक्कर की खबर है और इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। देखिए तस्वीरें भी निकलकर सामने आई कि किस तरह से लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो गई और ये बस की तस्वीर जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है। कई लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। घायलों को आनन फानन में अस्पताल में एडमिट कराया गया। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है और सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। तो तस्वीरें देखिए निकलकर सामने आई है उत्तर प्रदेश के उन्नाव से। ये बड़ी खबर, जहां भीषण सड़क हादसा हो गया, कई लोग गंभीर रूप से इसमें घायल बताए जा रहे। घायलों को अस्पताल में एडमिट कराया गया। तो वही सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मामले में संज्ञान लिया। तो देखिए तस्वीर, घायलों को किस तरह से एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल में एडमिट कराया जा रहा है और ये बस पूरी तरह से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। हादसे में 7 लोगों की दर्दनाक मौत की खबर है। तो भीषण हादसा, दर्दनाक हादसा उत्तर प्रदेश के उन्नाव में। प्रीति, बिल्कुल सही कहा आपने। वो तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से भीषण सड़क हादसा हुआ। 7 लोगों की मौत हुई, कई लोग जख्मी इस हादसे में हो गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और देखिए जो बस है
पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त नजर आ रही है। जैसे ये भीषण सड़क हादसा हुआ, जो आसपास के लोग थे वो वहां पर पहुंच गए, जमावड़ा लोगों को लग गया, लेकिन भयंकर टक्कर ये बताई जा रही है। और बात अब फैक्ट फाइल की करते हैं। राजा रवि वर्मा की जयंती। और राजा रवि वर्मा मशहूर चित्रकार थे। तिरुवनंतपुरम में रहकर चित्रकला सीखी, डच चित्रकार से सीखी पश्चिमी चित्रकला, पौराणिक कथाओं के पात्रों का जीवन चित्रण किया। सरकार ने राजा रवि वर्मा पुरस्कारम की शुरुआत भी की। तो राजा रवि वर्मा की जयंती आज, और ऐसे में उनसे जुड़ी ये महत्वपूर्ण जानकारी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे आज कोर्ट में वो कौन कौन से केसेस है जिन पर सुनवाई होनी है। पहला केस दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। सीएम केजरीवाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ऐसे में केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और रिमांड आदेश को चुनौती दी है। झारखंड जमीन घोटाले से जुड़ा मनी लॉन्ड्रिंग का मामला। दूसरा, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में झारखंड हाई कोर्ट के फैसले में देरी का आरोप है। तीसरा केस पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती को रद्द करने का मामला है। भर्ती को रद्द करने के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की जानी है। चौथा मुद्दा, संदेश खाली में जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न का पूरा मामला। मामले की सीबीआई जांच के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई। पश्चिम बंगाल सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में ये सुनवाई होगी। इसके अलावा पांचवा मामला, अगर बताएं आपको, कर्नाटक सरकार की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। पिछली सुनवाई में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था 29 अप्रैल से पहले इस समस्या पर कुछ हल निकलेगा। केंद्र सरकार पर फंड जारी ना करने का आरोप है। तो ये वो 5 केसेस हैं जिन पर आज कोर्ट में सुनवाई होगी।